हेलो प्रिय बच्चों, तो स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन कई बार बच्चे क्षेत्रमिति पढ़ते हैं और उसके कुछ टॉपिक से संबंधित उनके मन में कन्फ्यूजन रह जाता है और बेसिक नहीं होने के कारण कई बार क्षेत्रमिति से उन्हें डर लगता है। तो आज का और कल का 2 क्लास आपके लिए रामबाण के रूप में, रामबाण की तरह साबित होगा। ये जो 2 क्लास होगा आपके अंदर से क्षेत्रमिति का भय हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तो चलिए बिना विलंब किए हम लोग क्षेत्रमिति को देखते हैं। हालांकि क्षेत्रमिति नहीं, क्षेत्रमिति के कॉन्सेप्ट को होगा, बेसिक को हम लोग देखेंगे इसमें। तो क्षेत्रमिति का मतलब होता है कि जिसमें विभिन्न प्रकार के चित्रों, आकृतियों, उससे संबंधित क्षेत्रफल, परिमाप आदि के बारे में पढ़ेंगे और आप पर आपको बेसिक नॉलेज यहाँ देंगे। आपको कोई विशेष इसके परिभाषा वगैरह जो है आप पर थोपा नहीं जाएगा। अब बेसिक देखें, समझें। क्षेत्रमिति का मतलब क्या है कि किसी तरह की आकृति है, किसी भी तरह की, और इससे संबंधित हमें क्षेत्रफल निकालना हो या परिमाप निकालना हो तो उसको क्षेत्रमिति कहते हैं। तो क्षेत्रमिति जो है विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के आकृतियों के क्षेत्रफल वगैरह से संबंधित है। और यहाँ पर क्षेत्रमिति में हम बेसिक रूप से 2-4 पॉइंट को जान लेते हैं। जैसे कि यह बिंदु है जिसका ना कोई लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ही मोटाई है, और बहुत सारे बिंदु अगर आपस में मिल जाएं तो एक रेखा का निर्माण करती हैं और इस रेखा के एक छोटे से टुकड़ा को रेखाखंड कहते हैं। ये सभी बच्चे जानते हैं। जब एक बिंदु से निकल करके एक ओर बढ़े तो इसको किरण कहते हैं, और जब एक बिंदु से निकलकर दोनों ओर बढ़े तो इसे रेखा कहते हैं। तो एक तरफ बढ़ेगा तो किरण है और दोनों तरफ अगर बढ़ रहा है तो रेखा है। और इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं जो अपने लिमिट में हो तो उसको रेखाखंड कहते हैं। देखो, रेखा को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है अपरिमित रूप से, मतलब कि अनलिमिटेड तरीके से, और जो रेखाखंड होगा उसका लिमिट होगा, उसका अपना एक दायरा होगा। ठीक है। दूसरी चीज हमें यहाँ ये समझना है, इन सभी चीजों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए। जब एक बिंदु से 2 अलग अलग किरणें निकलती हैं, अलग अलग दिशा में, सेम दिशा में नहीं, तो इनके बीच जो ये झुकाव होता है ना, इसी को कोण कहते हैं। कई बच्चे कोण का नाम लिखने में कंफ्यूज रहते हैं। एक सामान्य बच्चे तो लिख पाते हैं, लेकिन जो क्लास में कुछ कमजोर बच्चे होते हैं, खास तौर पे उन्हें कोण का नाम लिखने में, भुजा के नाम में काफी कंफ्यूजन रहता है। सारे कंफ्यूजन मतलब हम यहाँ पर जो है ना, सिर्फ छोटी छोटी चीजें जो आप गलती करते हैं लेकिन आपको पता नहीं कि आप गलती कर रहे हैं, या पूछ नहीं पाते हैं लज्जा की वजह से, तो उन चीजों को हम बस यहाँ पे समझा रहे हैं। तो ये जो झुकाव हुआ, ये इसको ही कोण कहते हैं। और ये झुकाव बना किससे? तो इससे और इससे, और दोनों एक जगह मिल रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक एक रेखा बन रहा है और यहाँ से यहाँ तक एक रेखा बन रहा है, और इन दोनों की वजह से जो झुका हुआ इसको हम कोण कह रहे हैं। तो इसका नाम लिखते समय हमें ध्यान रखना है, जो भी इसका ऐसे पॉइंट होगा, तो यहाँ या तो यहाँ से चल के यहाँ गए तो कोण बना, या यहाँ से चल के यहाँ गए तो कोण बना। दोनों तरीके से इसका नाम लिखा जा सकता है। तो इसका नाम अगर यहाँ से चले ए बी सी, इसको कहें कोण ए बी सी, ये कोण का सिंबल है। ठीक है। और ये सी है। या हम इसको ऐसे भी अगर जाएंगे तो सेम ही कोण बनेगा, तो इसका नाम सी बी ए बी हो सकता है। और दोनों के दोनों आपस में क्या है? बराबर है, इक्वल है। तो कोण का नाम लिखना है। अब जैसे मान लो एक कोण और थोड़ा सा जटिल लेते हैं, ये तो आसान हो गया। यह ए है, यह बी है और ये सी है, और यहाँ पर है ओ। ठीक है। अगर आपसे हम पूछें कि इस कोण का नाम क्या होगा इसका, तो क्या बताएंगे? तो देखो, ये कोण कैसे बना, या तो आप यहाँ से यहाँ गए या तो यहाँ से यहाँ गए, यानी इसका नाम हम सी ओ बी लिख सकते हैं, कोण सी ओ बी लिख सकते हैं। या यहाँ से क्या कट गया, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सी ओ बी या बी ओ सी, कोण बी ओ सी लिख सकते हैं। ठीक है। उसी तरह अगर आपसे हम इस कोण के बारे में पूछें तो क्या होगा? इसका कोण ए ओ बी अगर आपको आ रहा है ना तो आप अपने मन में दोहराएं या हमारे कहने से पहले कहें। ठीक है। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं बी ओ ए, कोण बी ओ ए, दोनों बराबर ही हैं। ठीक है। कोण का नाम बेसिक तौर पे आप लिखना सीख गए। अब कई बच्चे भुजा में कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि यहाँ है P, यहाँ है Q और यहाँ है R। जैसे पूछा जाता है इस भुजा का नाम क्या है, तो कुछ बच्चे कह देते Q है, कुछ बच्चे कह देते R है, कुछ कह देते PQR है, मतलब अलग अलग तरीके से बोलते हैं।
तो आपको याद रखना है भुजा मतलब होता है चिन्ह, बाँ, हई हो गया भुजा, अब मोड़ दिए तो हई जोन बन गया बीच में, ये हो गया कोण, भुजा माने बाँ, अब मोड़ दिए तो कि बीच में जोन बना वो कोण बना। कोण बना तो हाथ दो टुकड़ा में, ऐसे और ऐसे, यानी यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया तो कोण बना। और ऐसे है तो भुजा है। तो भुजा पूछा जाता है यानी सिर्फ सीधा जहाँ तक जा रहा है वहीं तक हम कहेंगे, सीधा जहाँ तक चल जाए उसको भुजा कहेंगे। तो यहाँ पे इस भुजा का नाम हो जाएगा क्यू आर। और आपसे पूछा जाए इस भुजा का नाम कितना है, नाम क्या है, तो आप कहेंगे पी आर। और आपसे पूछा जाए इस भुजा का नाम क्या है, तो आप कहेंगे पी क्यू। ठीक है, ये भुजा के नाम हुए। और भुजा जब एक जगह, दो भुजा एक जगह मिलती हैं तो उनके पास जो झुकाव बनता है उसको कोण कहते हैं। जैसे कि इस कोण का नाम क्या होना चाहिए, आप हमसे पहले बताने की कोशिश करें। इस कोण का नाम हो जाएगा या तो क्यू पी आर या तो आर पी क्यू, आर पी क्यू या क्यू पी आर, दोनों हो सकता है। ठीक है, अगर इसका आपसे नाम पूछे तो क्या कहिएगा, इसका आप कहेंगे पी आर क्यू, कौन पी आर क्यू या क्यू आर पी, क्यू आर पी। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो जो कोण है ना वो बीच में रहेगा, बाकी आप आरी पारी से जेने से आ जाओ। अब यहाँ पे कोण बनाने के लिए मान लो ये इस कोण की बात करें, कैसे बना, तो यहाँ से यहाँ जाने से नहीं ना बना, यहाँ से यहाँ गए तब ये कोण बना, या यहाँ से यहाँ आए और यहाँ आए तब ये कोण बना। तो ध्यान रखना है जहाँ कोण बना है वो पॉइंट बीच में रहेगा, बाकी जो पॉइंट्स होंगी वो आरी आरी पर रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये कोण का नाम लिखने जो है आपको आ गया होगा, भुजा का नाम लिखने आ गया होगा। अब शीर्ष की बात कर लेते हैं। जैसे त्रिभुज है और ये एक चतुर्भुज है, तो यहाँ पे इस त्रिभुज में 3 गो शीर्ष है। ये जो बाहर दिख रहा है ना ये शीर्ष है, और जो अंदर दिख रहा है ना ये अंदर, ये कोण है, ये कोण है। और ये जो बाहर दिख रहा है ये शीर्ष है। ठीक है, और इसमें अगर हम शीर्ष देखें तो टोटल शीर्ष कितने हो जाएंगे, 3, और यहाँ पे शीर्ष कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो शीर्ष समझ गए, भुजा समझ गए और कोण समझ गए। एक बेसिक जानकारी जो है आपको हो चुका है क्षेत्रमिति के बारे में। अब हमें क्या है समझना है थोड़ा सा बेसिक तौर पर, हम जो 9th में हैं, 10th में हैं, या उससे नीचे 8वीं 7वीं 6ठी में है, तो हमें बेसिक तौर पर क्या पढ़ना पड़ता है, त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है, चतुर्भुज के बारे में पढ़ना होता है, वृत्त वगैरह के बारे में पढ़ना होता है। थोड़ा सा ये बोलते हैं 3D आकृति में जाइएगा तो घन घनाभ, शंकु, बेलन वगैरह पढ़ना होता है। तो उसके लिए बेसिक तौर पे हमें ये चीज़ जाननी होती है। अब अगले स्लाइड में हमने रखा है रेखा और कोण। रेखा और कोण तो समझ लिए, ठीक है, ये रेखा है, ये रेखाखंड है, और जहाँ झुका होगा उसको कोण कहते हैं। तो हाँ, अब यहाँ पे आपको कुछ, सभी कोण नहीं, कुछ कोण के बारे में आपको जान लेना चाहिए। कोण जो होते हैं ना इसको डिग्री द्वारा दर्शाया जाता है। डिग्री जो है ऐसे होता है, ऐसे नहीं। ये अगर बंद है तो डिग्री नहीं है, बीच में यहाँ पे दिखना चाहिए तो ये डिग्री है। और जो कोण है ये अलग अलग तरह के होते हैं। बेसिक तौर पे हमको ये जान लेना है कि एक होता है न्यून कोण और एक होता है समकोण, एक होता है अधिक कोण। ठीक है, रिजु कोण भी आप लिख सकते हैं, रिजु कोण। इसी तरह से आप पुनर्युक्त कोण, पूर्णयुक्त कोण या पुनर्युक्त कोण। उसके बाद में आप पूर्ण कोण या शून्य कोण भी लिख सकते हैं। तो अलग अलग तरह के कोण हैं। अब हमें जानना है ये न्यून कोण क्या है। यहाँ पे सिर्फ संक्षेप में आपको समझा दे रहे हैं। न्यून कोण का मतलब हुआ 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से कम होगा तो इसको न्यून कोण कहेंगे। वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण कहेंगे। और जो समकोण है इसका मतलब है 90 डिग्री का, जो 90 डिग्री का कोण है वो समकोण कहलाएगा।
0 से बड़ा और 90 से कम है वो न्यून कोण कहलाएगा। उसी तरह से जो 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा, उसे अधिक कोण कहेंगे। अब पहले इन तीनों को ही समझ लेते हैं फिर आगे चलेंगे। जैसे कि एक ये जो रेखा हुआ, एक रेखा के एक ही ओर अगर इसे हम पॉइंट मान लें तो एक ही ओर टोटल कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। ये कुछ नहीं है भाई, ये कुछ नहीं है, ठीक है। एक रेखा के एक ही ओर 180 डिग्री का कोण होता है और उसी तरह से दूसरी ओर भी 180 डिग्री का होता है। तो हमें एक पॉइंट यहाँ पर जो है नोट डाउन कर लेना चाहिए कि एक बिंदु पर कुल कोण 360 डिग्री होता है। दूसरी बात ये भी नोट कर लेना है कि एक रेखा के एक ही ओर सभी जितने भी आप कोण बना लो सबको जोड़ोगे तो एक रेखा के एक साइड टोटल कोण का मान कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है। एक रेखा के एक ही ओर के जो भी कोण आप बनाते हैं, जो भी, उन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो 180 पहुंचेगा और जब आप रेखा के दूसरी ओर आएंगे तो उसी तरह से 180 होगा और दोनों तरफ मिला दें तो रेखा का यहाँ पे काम ही नहीं रह जाता, बस एक पॉइंट बच जाता है। अर्थात उस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर टोटली जो उसके अराउंड कोण बनेगा वो 360 का होगा, यानी 360 डिग्री का होगा, ठीक है। अब हम लोग समझ रहे थे कि अधिक कोण, न्यून कोण और सम कोण क्या है। तो अभी हम 180 को ही अपने ध्यान में रखेंगे। जैसे कि ये कोण है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर 180 है और इसको अगर हम दो बराबर भाग में बांटते हैं तो ऐसे एक सीधा, जिसको सोझा कहते हैं, एकदम सोझ खड़ा होगा। जब सोझ खड़ा होगा तो है 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा, ठीक है। तो 90 हो गया। अब ये 90 जो है इसको कहते हैं समकोण। जो 90 है उसको समकोण कहेंगे, ठीक है। जो 90 है उसको समकोण कहेंगे और 90 से अगर कम आता है, कोई सा भी हो, कोई मतलब कोई, 90 से अगर कम आ रहा है, ठीक है, कोई सा भी कोण, कोई भी कोण अगर 90 से कम है, इधर को तो 90 से कम ही होगा, तो अगर 90 से कम है तो यहां से यहां तक का जो कोण है वो कहलाएगा न्यून कोण। याद रखना है क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा, ठीक है। और ये जो सोझा है इसको हम क्या कह दिए यहाँ पर, इसको हमने क्या नाम दिया है, समकोण। जो सोझे है, खींच ही देते हैं, जो यहाँ से सोझे है उसका नाम है समकोण। और सोझे से पहले यानी 90 से पहले 89 तक, 89.5 तक भी, और 90 से पहले आप जितना आ जाओ, 0 से लेकर के 90 से पहले तक, 90 से कम तक जो भी कोण आएंगे उन सभी को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण। अगर आपसे पूछा जाए 70 तो भी न्यून कोण है, 80 तो भी न्यून कोण है, 75 तो भी न्यून कोण है, 82 तो भी न्यून कोण है, 17 तो भी न्यून कोण है। ये सारे के सारे जो 0 से लेकर के और 90 से पहले तक के हैं, 89 तक, वो सारे के सारे न्यून कोण कहलाएंगे। और जो 90 पर खड़ा है वो समकोण कहलाएगा। और इसी के आगे जब ये बढ़ जाएगा यहां से यहां तक तो इसको कहेंगे अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है। अब 90 से ज्यादा क्या हो सकता है, 100 हो सकता है, 102 हो सकता है, 92 हो सकता है, 125 हो सकता है, 220 हो सकता है ना जी, नहीं हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ तक जब आएंगे तो कितना जाएंगे मैक्सिमम, ये टोटल कितना डिग्री 180 है ना, तो 180 से ज़्यादा नहीं जाना है, यही है ना स्टॉपिज। तो ये 220 गलत है, ठीक है। 170 हो सकता है, 179 हो सकता है, समझ रहे हो ना, 118 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट 180 नहीं होना चाहिए, 180 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी 180 नहीं होना चाहिए और 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसको कहेंगे अधिक कोण। और जैसे ही ये सीधा रेखा बन जाएगा
जैसे ही ये सीधा रेखा बनेगा ये वाला, तो इसको नाम दे देंगे हम रिजु कोण। रिजु कोण, ठीक है, बात समझ में आया। 0 से लेकर के 90 तक, 90 के बीच तक होगा न्यून कोण, 90 से रिजु के पहले होगा अधिक कोण, और रिजु मतलब होता है 180, तो 180 कोण को कहेंगे रिजु कोण। अब बारी आती है इससे आगे की, ठीक है। इसके बाद जैसे ही है, जैसे हम हाथ सीधा किए, अब हाथों को कहेंगे, हालांकि मोड़ेंगे नहीं, मोड़ेंगे तो टूट जाएगा, आप लोग भी समझ रहे हैं। जैसे इसको आप उल्टा मोड़ेंगे तो ये पुनः दोबारा मुड़ रहा है ना, तो इसको कहेंगे पुनर्युक्त। चलो बना के देखते हैं पुनर्युक्त। जैसे कि हमने यहां से बनाया था ऐसे, ठीक है, हमने इसको ऐसे बनाया था। अब यहां पे क्या है, ये जो है इसको ऐसे मोड़ देना है, ऐसे मोड़ देना है। अब इतना मोड़ दो, चाहे इससे ज्यादा मोड़ दो, चाहे और ज्यादा मोड़ दो, चाहे और ज्यादा मोड़ दो, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम यहां से जितना भी मोड़ते चले जाओ। ये कब तक मोड़ते चल जाना है, जब तक कि भाई हमें जाके सटिया ना जास, बात समझे, जब तक उसमें जाके सट नहीं जाए तब तक मोड़ते जाना है। यानी कि हाई जोन कौन था, हालांकि थोड़ा सा पीछे जाने दो, बात समझे। ये भी क्या है, पुनर्युक्त है, ये भी पुनर्युक्त है, कौन बना ही नहीं, ये भी पुनर्युक्त है, ये तो अलग ही हो गया, पुनर्युक्त है, अलग हो गया, पुनर्युक्त है, पुनर्युक्त है, बात समझे। तो कहने का ये आशय है कि ऐसे हो, ऐसे, तो 180 से ज्यादा चल गया, पुनर्युक्त होगा। या ऐसे हो, ये भी पुनर्युक्त है, ये भी पुनर्युक्त है, ये भी पुनर्युक्त है, और ये भी पुनर्युक्त है। ये सारे के सारे जो हैं 180 से ज्यादा है, लेकिन 360। जैसे यहाँ जाएंगे ना बाबू, ध्यान से समझो, यहाँ से ये जब यहाँ था, ये वहां से जब यहाँ थे, तो कितना बना रहे थे ऊपर, 180 बना रहे थे ना। और जैसे फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे तो 180 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़कर 360 हो गया ना। तो 360 से पहले तक, 360 से पहले तक हाई कितना है, 180 है। 180 के बाद वो 360 से पहले तक का जो कोण होगा वो पुनर्युक्त कोण कहलाएगा। बात समझ में आया। अब चलते हैं फिर से अपने उस टॉपिक पे जहाँ पे हम इसे संक्षेप में लिख रहे थे। तो याद रखना है, ये रिजु कोण का मतलब हुआ 180, पुनर्युक्त का मतलब हुआ कि 180 से अधिक होना चाहिए, लेकिन 360 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। अब पूर्ण का मतलब होता है 360, 360। और आप लॉजिक लगा के देखेंगे ना तो आपको सहज ही याद हो जाएगा। एक बार फिर से आप समझिए, शॉर्ट में देख लेते हैं इसको। ऐसे एक रेखा के ऊपर 180 ही है, तो 90 कर दिए, तो 90 से पहले रिजु, 90 है तो सम, 90 के बाद है तो अधिक कोण, और फिर 180 चल गया तो रिजु। ये 90 से कम है तो न्यून, 90 सम, और 90 सॉरी 180 चल गया तो रिजु, 180 के बाद गया तो पुनर्युक्त, और सट गया तो पूर्ण कोण या शून्य कोण। जैसे एगो रेखा खींचे थे, एगो और किरण यहीं पर खींच दी है। अब बताओ कितना डिग्री कोण बना, तो दो नजरिया है देखने का। एक तो कहो कहाँ कोण बना, नहीं बना तो 0 डिग्री, चाहे कहो कि हमें घूम के वाला तो 360 डिग्री। तो दोनों कर सकते हैं, इसे शून्य कोण भी कर सकते हैं और पूर्ण कोण भी कर सकते हैं, क्योंकि 180 के बाद तो कोण होता नहीं है एक बिंदु पर। पूरा हो गया तो पूर्ण कोण, नहीं बना तो शून्य कोण। तो नजरिया अपना अपना है, आप इसे शून्य भी कर सकते हैं या आप इसे 360 भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। समझ में आया, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई समस्या रह जा रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से अपना जो भी समस्या है, सुझाव है, बता सकते हैं। अब पढ़ते हैं त्रिभुज को। कई बच्चों को त्रिभुज में काफ़ी समस्या होता है, और त्रिभुज को समझ लेते हैं। देखो एक्चुअल में जो त्रिभुज होता है ना, वो इस तरह से एक साधारण सा आकृति है। हाँ, एक चीज़ और जान लो, कुछ बच्चे आकृति के बारे में भी नहीं जानते हैं, यानी शेप जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। कुछ होते हैं 1D, 2D, 3D, 12D, अलग अलग तरह के चित्रों के हैं। हालांकि हम लोगों ने 3D तक ही देखा है। तो D4 होता है डायमेंशन,
यानी विमा जिसको बोलते हैं। अब विमा कहने का मतलब होगा उसमें जो किनारे हैं उसके आधार पर हम लोग विमा तय करते हैं। जैसे कि ये बोट प्लेन दिख रहा है और इस पर लिखी हुई सारी चीज़ें लग रही है, उस पर लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही इसे हम देख रहे हैं तो लग रहा है ना ये हवा में है, ये बाहर निकला है, ये पीछे निकला है, ये ऊपर नीचे है। तो इसको जो है हम चारों तरफ से देख पा रहे हैं, इसे महसूस कर पा रहे हैं, पकड़ पाएंगे, लेकिन ये जो है सपाट रूप से दिख रही है। तो जिसकी सिर्फ एक ही विमा हो, लंबाई हो, तो उसको 1D कहते हैं या एक विमीय कहते हैं। जिसमें लंबाई के अलावा चौड़ाई भी हो तो द्विविमीय कहते हैं। जैसे कि अगर हम एक त्रिभुज बनाते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें लंबाई है, इसके अलावा चौड़ाई भी है, दोनों चीजें इसमें। अगर हम एक आयत बनाते हैं तो इसमें लंबाई के अलावा चौड़ाई भी है। बात समझ रहे हैं ना? तो जिसमें 2 विमाएं हों द्विविमीय या 2D कहलाता है, और जिसमें 3 विमाएं हों यानी लंबाई चौड़ाई के अलावा ऊंचाई भी हो, जैसे कि हमारे सामने रखा हुआ ये एक चार्जर, इसमें लंबाई चौड़ाई के अलावा ऊंचाई भी है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई के अलावा ऊंचाई है। अगर हम इसको देखें तो इसमें भी लंबाई चौड़ाई के अलावा ऊंचाई भी है। तो जहां भी लंबाई चौड़ाई के अलावा अगर ऊंचाई है, 3 विमाएं हैं, तो त्रिविमीय कहलाएंगी, जिसको 3D कहते हैं। तो जो डायमेंशंस के आधार पर आकृतियां हैं वो मूल रूप से हम लोग को जो पढ़ना है, होती कितनी है वो छोड़ो, वो तो ज़्यादा होती हैं। हम लोग को जो पढ़ना है वो 1D है, 2D है एंड 3D है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय है। आपसे अगर पूछ दे कोई त्रिभुज कैसा आकृति है तो सहज ही बता देना है कि द्विविमीय आकृति है। चतुर्भुज भी द्विविमीय है, वृत्त भी द्विविमीय है, घन घनाभ ये सब जो है ये त्रिविमीय हो जाती हैं। ठीक है, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। और मेरे ख्याल से एक बार में ज़्यादा डोज देना ठीक नहीं है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी आपके विचार है, जो भी आपको जैसा लगा वीडियो, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर व्यक्त कीजिएगा। चलिए चलते हैं, धन्यवाद।